स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल डिकोड। आप स्क्रीन पे इस पर्सन का फोटो देख सकते हैं। इस पर्सन का नाम है सोनम वांगचुक। आखिर ये सोनम वांगचुक है कौन? और ये जो है इंसान, ये 21 दिन का फास्ट पे बैठा है खुले आसमान में लद्दाख में, जहाँ पर का टेम्परेचर माइनस में जाता है। आखिर ये क्यों ये शख्स एक खुले आसमान में ऐसा जगह में अनशन पे बैठा है जहाँ पर लोग बर्फ से जम जाते हैं? आखिर इसका क्या डिमांड है और ये पर्सन है कौन? तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग सोनम वांगचुक का बायोग्राफी भी रिव्यू करेंगे और ये जो अभी फास्ट चल रहा है जिसे बोला जा रहा है कि अगर डिमांड हमारा पूरा नहीं होगा तो आमरण अनशन जिसे बोला गया ये चल रहा है, ये आमरण अनशन कब तक चलेगा ये तो देखना है। अभी तो फिलहाल 21 दिन का ये अनशन है। अगर सरकार सोनम वांगचुक और उनके लोगों का डिमांड नहीं मानता है तो हो सकता है ये फास्ट और भी लंबा चले। तो आज हम लोग सोनम वांगचुक के बारे में रिव्यू करेंगे और ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसके बारे में भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सोनम वांगचुक, इसका जन्म होता है 1 सितंबर 1966 में। ये एक इंडियन इंजीनियर, इनोवेटर, एक टीचर, एक रिफॉर्मिस्ट और एक इन्वायरमेंटलिस्ट और एक्टिविस्ट भी है। तो एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है, मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। ये फाउंडिंग डायरेक्टर है स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, जिसका शॉर्ट फॉर्म है सिक मॉल। इसका स्थापना किया था इसने 1988 में कुछ स्टूडेंट का ग्रुप लोगों के साथ मिलकर। क्यों? क्योंकि लद्दाख में कोई स्कूल था नहीं, तो इसने क्या किया, जो लद्दाख के बच्चे थे जिनको पढ़ाई लिखाई नहीं आता था उन लोग के लिए एक स्कूल स्थापना किया। और ये जो स्कूल था ये लद्दाख का लोकल लैंग्वेज में था। और ये सिक मॉल जो स्कूल है ये समझ लीजिए स्कूल नहीं है जहाँ पर सिर्फ किताबी पढ़ाया जाता है। ये स्कूल से ज्यादा यहाँ पर हर एक प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है। यहाँ पर हर काम बच्चे लोग करता है। आप अगर 3 इडियट्स मूवी देखे होंगे उसमें सोनम वांगचुक के स्कूल से ही इंस्पायर होकर रैंचो का कैरेक्टर बनाया गया था और वहाँ पर दर्शाया गया था इसी चीज को कि वहाँ पर बच्चे लोग किस तरीका से पढ़ाई के साथ साथ अपना काम करने का भी पूरा नॉलेज है, एक इनोवेटर है वहाँ के बच्चे लोग। तो उसी तरीका से ये जो सिक मॉल बनाया गया है ऐसा बनाया गया ताकि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी एक्वायर करे ताकि बाद में लोगों को परेशानी ना हो। और ये जो सिक मॉल है, ये इस कैंपस है, यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको बता दूं सोनम वांगचुक बोलता है कि जब मैं बच्चा था, जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरा तो पहले गांव में कोई स्कूल था नहीं। जब मैं श्रीनगर में गया पढ़ने के लिए तो वहाँ का पढ़ाई मुझे समझ में नहीं आता क्योंकि वहाँ का लैंग्वेज अलग था, मेरा मदर टंग कुछ और था। तो इसलिए कि मेरा आने वाला जो जनरेशन उनको भी तकलीफ ना हो तो हम लोग ने क्या किया, ऐसा स्कूल बनाया जाके लोकल लैंग्वेज में ये पढ़ाई हो। और ये जो स्कूल है ये पूरा तरीका से समझ लिया एनवायरमेंटल को सपोर्ट करने वाला है, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने वाला है। यहाँ पर फॉसिल फ्यूल नहीं है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये स्कूल चलता कैसे करके, सोलर एनर्जी से चलता है। यहाँ पर खाना भी सोलर एनर्जी से बनता है, हीट लाइट सब सोलर एनर्जी से इन लोग प्राप्त करते हैं। तो ये कोई छोटा मोटा पर्सन नहीं है, इसको बहुत सारा अवार्ड मिला है। ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर का अवार्ड 2017 में मिला है और सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड मिला है रमन मैग्सेसे अवार्ड 2018 में। ये रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है इसे बोला जाता है पीस नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। जिस तरीके से नोबेल प्राइज होता है ना, पीस का नोबेल प्राइज दुनिया में जो मिलता है, उसी तरीके से एशिया का नोबेल प्राइज ये रमन मैग्सेसे अवार्ड है। फिर 1994 में इसने एक न्यू होप नाम का एक ऑपरेशन शुरू किया था गवर्नमेंट का मदद से। विलेज कम्युनिटी और कुछ सिविल सोसाइटी जो समाज को सुधारने का कोशिश करती है उन लोगों के साथ मिलकर इसका स्थापना किया था। इतना ही नहीं, इसने आइस स्तूपा टेक्निक को भी इन्वेंट किया, आर्टिफिशियल ग्लेशियर को भी इसने इन्वेंट किया। क्योंकि लद्दाख में ठंडा टाइम तो पूरा बर्फ जम जाता है, लेकिन गर्मी का टाइम जब बर्फ पिघलता है तो वो पानी वेस्ट हो जाता है, ताकि वो पानी गर्म में जो पानी पिघलता है वो पानी ठंडा में भी जमे नहीं। इसके लिए भी वो टेक्निक इस्तेमाल किया। फिर जो मिलिट्री पर्सनल है उन लोग को ठंड में भी गर्मी मिले, उसके लिए भी सोलर एनर्जी से उन लोगों का कैंप को बनाया ताकि उन लोगों का कैंप गर्म रहे। तो बहुत कुछ समझ लिया कि एक अच्छा इन्वेंटर भी है। तो इस इन्वेंशन का वजह से इसके बहुत सारा अवार्ड भी मिला है। अशोका फेलोशिप, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का अवार्ड भी मिलता है, रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज, रियल हीरोज अवार्ड, तो बहुत सारा अवार्ड इसे मिला हुआ है। तो शुरुआती दौर इसका कैसा गुजरा वो हम लोग जान लेते हैं। सोनम वांगचुक का जन्म 1966 में अल्ची नाम का एक गांव है, वहां पर ये गांव ले डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लद्दाख का ले डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इधर पर लद्दाख के बारे में। देखिए 5 अगस्त 2019 से पहले लद्दाख
जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट हुआ करता था। जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था। आर्टिकल 370 वहां लागू था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, ये कानून को हटाकर जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख। और जो जम्मू एंड कश्मीर है उसका आपका जाकर एक असेंबली दिया है, लेकिन लद्दाख का कोई असेंबली दिया नहीं है। तो जब आर्टिकल 370 जब हटाया गया तो जो लद्दाख के लोग थे बहुत खुश थे कि चलो अब हमारा भला होगा, लेकिन क्या उनका भला हुआ? ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग आगे जानेंगे। तो मैं बता दूं कि आज लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, लेकिन 2019 से पहले 5 अगस्त 2019 से पहले ये जम्मू एंड कश्मीर का ही पार्ट हुआ करता था। 9 साल तक ये कोई भी स्कूल में नहीं गया, क्योंकि इसका गांव में आसपास कोई स्कूल था नहीं, तो इसका माँ ही इसे घर में ही पढ़ाती है। तो फिर जब वो बड़ा होता है श्रीनगर में जाता है, और इसका जो फादर होता है ये एक पॉलिटिशियन होता है। तो ये जब श्रीनगर के स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, तो वहाँ का बच्चा लोग इसे एलियन की तरह देखते हैं, क्योंकि श्रीनगर का बच्चा लोग का लैंग्वेज, स्कूल का जो टीचर जो पढ़ाई लैंग्वेज पढ़ाता है, और ये जो सोनम वांगचुक होता है इसका लैंग्वेज अलग होता है, जिसका वजह से इसे पढ़ने में तकलीफ होता है। टीचर का बात इसे समझ में नहीं आता है। जब टीचर इसे सवाल करता है, कोई भी चीज क्वेश्चन करता है, तो ये क्वेश्चन का सवाल का जवाब भी सही से नहीं दे पाता था। क्यों? क्योंकि इसे पढ़ाई तो समझ में नहीं आता था, ना ही टीचर का सवाल समझ में आता था। और ये सोनम वांगचुक बताता है कि ये जो स्कूल का दौर था श्रीनगर में जब वो पढ़ाई कर रहा था, तो ये उसका डार्केस्ट चैप्टर है, इसका डार्केस्ट चैप्टर है उसका जिंदगी का। तो टीचर लोग और स्टूडेंट लोग इसका मजाक भी उड़ाया करते थे और स्टूपिड समझते थे। तो ये 1977 में ये भाग जाता है दिल्ली, और जाके वहाँ पर इंजीनियरिंग का पढ़ाई शुरू कर देता है। और इसका फादर को नहीं पसंद था कि ये इंजीनियरिंग करे। तो वांगचुक जो है वो बीटेक कंप्लीट करता है। किसमें बीटेक करता है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। कहाँ से? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर। तो दिल्ली में जाके पढ़ाई करने के बाद वो श्रीनगर का जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर पढ़ाई करता है, और इंजीनियरिंग 1987 में वो इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लेता है। तो उसके फादर इसे सपोर्ट करते नहीं है, तो ये अपना पढ़ाई का खर्चा खुद ही उठाता है। फिर 2011 में ये फ्रांस जाता है। वहां जाकर ये अर्देन आर्किटेक्चर का पढ़ाई करता है। कहाँ पर? क्रेटेरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर इन ग्रेनोबल। फ्रांस में एक स्कूल है आर्किटेक्चर के ऊपर, वहां पर ये स्कूल में पढ़ाई करता है, और वहां पर ये अर्देन आर्किटेक्चर का पढ़ाई सीखता है, जिसका बाद ये आके ये सब इनोवेशन का चीज निकालता है। तो आखिर ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ? चलो हम लोग प्रोटेस्ट के ऊपर भी आ जाते हैं। थोड़ा सा प्रोटेस्ट के बारे में मैं बता दूं। देखिए 2019 में जब डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, यानी कि 2 यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो बीजेपी सरकार ने वादा किया था कि बहुत सारा ऑटोनॉमी मिलेगा। बहुत दिन से जो लद्दाख को, इन लोगों के हिसाब से लद्दाख को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, वो खत्म होगा। अब रिप्रेजेंटेशन लद्दाख को भी मिलेगा, लद्दाख का भी बात सुना जाएगा। तो क्या मिला? नहीं। आज 2024 हो गया, अभी तक कोई बात नहीं हुआ। तो आखिर डिमांड क्या क्या है? डिमांड सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डिमांड क्या है लद्दाख के लोगों का। तो 2020 से ये समझ लीजिए प्रोटेस्ट का शुरुआत हो गया है। शुरुआत तो असल में 2019 में ही हो गया था, लेकिन इलेक्शन का टाइम में बीजेपी ने वादा किया था कि नहीं, हम लोग आपको ऑटोनॉमी देंगे, आपको 6 शेड्यूल में आप लोग जो ट्राइब है उसे जगह दिया जाएगा। इलेक्शन के बाद ये वादा ही रह गया। तो उसके बाद बहुत सारा प्रोटेस्ट चलते रहा। तो फाइनली अब जाकर इन्होंने बोला कि आप हम लोग बड़ा स्टेप उठाएंगे और आमरण अनशन करेंगे जब तक हमारा बात नहीं माना जाए। तो आखिर क्या इन लोग का डिमांड है? देखिए कुछ बेसिक डिमांड मैं आप लोग को बता दूं, जो इन लोग का मेन जो मुद्दा है प्रोटेस्ट का। सबसे पहला कि हम लोग को 6 शेड्यूल में जगह दिया जाए। अब ये 6 शेड्यूल क्या, इसके बारे में मैं बेसिक बता दूं कि इसके ऊपर तो एक अलग से टॉपिक आएगा, 15-20 मिनट का इसके ऊपर मैं लेक्चर बना सकता हूँ। इतना समझ लीजिए कि कुछ ट्राइबल एरिया ऐसा होता है जहाँ पर सरकार का जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट होता है वो डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करता है। वहाँ का सेंसिटिविटी देखते हुए, वहाँ का प्रोटोकॉल देखते हुए, वहाँ का सेंसिटिव गांव जो है, जहाँ पर बहुत ज्यादा वर्नरेबल गांव है, जहाँ पर पहाड़ी लोगों को आना पसंद वहाँ के लोग नहीं करते, और जो इकोलॉजी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे गांव, ऐसा ट्राइबल जो बहुत अनोखा है, जिसको प्रोटेक्ट करके रखने की जिम्मेदारी है सरकार को, तो ऐसा ट्राइबल एरिया जो होता है सरकार उसे 6 शेड्यूल में डाल देता है। और 6 शेड्यूल में डालने से क्या होता है? 6 शेड्यूल में डालने से बेनिफिट ये होता है कि जो भी एरिया 6 शेड्यूल में डाल दिया गया, वो एरिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, उसका बहुत सारा कानून अप्लाई नहीं होगा। कहाँ का अप्लाई नहीं होगा? कि जमीन, जो लैंड है, लैंड का डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं ले सकता है। वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट बनता है, एक काउंसिल बनता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनता है। ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो होता है यही डिसीजन लेता है कि कौन सा ट्राइबल एरिया में किसको जमीन देना है, इस जमीन में एग्रीकल्चर करना है, खेती करना है कि फैक्ट्री लगाना है। ये सब डिसीजन कौन लेता है? वो यही जो एक तो काउंसिल होता है वो। और ये काउंसिल में कौन होता है? ये काउंसिल में सब
सब ये ट्राइबल लोग का मेंबर होते हैं। तो समझ लीजिए कि अगर 6th शेड्यूल में डालने से बेनिफिट बहुत है कि समझ लीजिए कि ऑटोनॉमी मिल जाती वहाँ के लोकल लोगों को, कि बाहर से चाहे स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बिना इन लोग का इजाजत का कुछ भी काम नहीं कर सकते, ना जंगल को छेड़छाड़ कर सकते, ना ही जमीन किसी बाहरी लोगों को बेच सकते हैं। तो इन लोग बोल रहे हैं कि हमारा लद्दाख एक सेंसिटिव जगह है, इकोलॉजिकली बहुत वल्नरेबल है, पूरा देश का इन्वायरमेंट इससे जुड़ा हुआ है, एक खूबसूरत जगह है, तो इसे हम लोग नहीं चाहते कि ये भी बर्बाद हो जाए बाकी इंडिया का शहरों का तरह। तो इसलिए इन लोग डिमांड उठा रहे कि हम लोग को 6th शेड्यूल में डाल दिए ताकि हम लोग अपना डिसीजन खुद ले सके। दूसरा, लद्दाख पहले जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट हुआ करता था, तो जम्मू एंड कश्मीर में लोकसभा में लोग जाया करते थे, राज्यसभा में लोग जाया करते थे, लेकिन 2019 के बाद से ना ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है लद्दाख में और ना ही लोकसभा का कोई मेंबर है, सिवाय एक के, सिर्फ एक मेंबर लोकसभा का लद्दाख से जाता है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि कम से कम एटलीस्ट 2 लोकसभा मेंबर हमारा लद्दाख से होना चाहिए। तीसरा डिमांड ये कि हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, या तो हमें फुल स्टेट का औहदा दे दीजिए, यानी कि स्टेटहुड प्रोवाइड कर दीजिए। अगर आप स्टेटहुड प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं तो जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर को आपने एक लेजिस्लेटिव असेंबली दी है, उसी तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली हमें भी दीजिए ताकि हम लोग का बात भी कोई सुने। नहीं तो क्योंकि अभी जो लद्दाख है उसको पूरा कौन गवर्न कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट का थ्रू लद्दाख को चलाया जा रहा है। लद्दाख का समझ लीजिए लोकल लेवल पे कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इन लोग ये बोल रहे। चौथा डिमांड उन लोग का है कि हम लोग का एरिया से पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, क्योंकि पहले पब्लिक सर्विस कमीशन जम्मू एंड कश्मीरी का पब्लिक सर्विस कमीशन होता था, उसी में लद्दाख के लोगों को भी शामिल किया जाता था। लेकिन 2019 के बाद से कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन पर्टिकुलरली लद्दाख के लिए नहीं बना। हर स्टेट का अपना पब्लिक सर्विस कमीशन होता है ना, उस तरीके से लद्दाख का कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है। तो लद्दाख के लोगों के लिए क्या बना है, वहाँ के जब एग्जाम होगा वहाँ का जो लोकल लोग चुन के आएंगे तो उन लोग डिसीजन ले सकते हैं। ये सब कुछ बेसिक डिमांड है जो इन लोग ने रखा है, जिसने इससे पहले गवर्नमेंट ने भी वादा किया था कि ये सब चीज हम लोग लाएंगे। तो जो इन लोग बोल रहे हैं कि अगर ये डिमांड पूरा नहीं होता तो हम लोग इसी खुले आसमान में -0 डिग्री में, जहाँ पर पानी भी बर्फ बन जा रहा है, आप सोनम वांगचुक का यूट्यूब चैनल है वहां पर भी देख सकते हैं, वो दिखा रहा है कि किस तरीके से पानी भी बर्फ से जम गया, इतना ठंड है। और समझ लीजिए कि अभी बहुत दिन हो गया है, 15-20 दिन हो ही चुका है आकर ये फास्ट का जो अनशन चल रहा है खुले आसमान में, अभी कब तक चलता है और मेन स्ट्रीम मीडिया का इस पर कोई ध्यान भी नहीं है। तो सोनम वांगचुक के बारे में बताया और कुछ बेसिक मैंने आप लोगों को जानकारी दिया कि ये प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, और आप लोगों को 6th शेड्यूल के बारे में जानना और ये प्रोटेस्ट का जड़ क्या है इसके बारे में पूरा डिटेल में जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं डिटेल में इसके ऊपर भी वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन बेसिक नॉलेज मैंने आप लोग को सब दे दिया कि सोनम वांगचुक कौन है, आखिर ये प्रोटेस्ट इसने क्यों लॉन्च किया और ये 6th शेड्यूल में लोग क्यों जाना चाहते हैं। 6th शेड्यूल में कोई भी कम्युनिटी अपने आप को अगर 6th शेड्यूल में डालना चाहता है तो समझ लीजिए कि उसको बहुत अच्छा ऑटोनॉमी मिलने वाला है। तो हर कोई चाहता है कि हमारा जो कम्युनिटी है या ट्राइब है वो 6th शेड्यूल में दर्जा पाले। तो ऐसा नहीं है कि 6th शेड्यूल में अभी समझ लीजिए कि 4 स्टेट आता है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, लेकिन इसके अलावा भी जम्मू एंड कश्मीर में भी बहुत सारा ट्राइबल एरिया ऐसा है जिसका इथनिसिटी कल्चर बहुत डिस्टिंक्ट है, उन लोगों को भी बचा के रखना बहुत जरूरी है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ही हम लोग ऑटोनॉमी दे दे, तो इंडिया में बहुत ऐसा जगह है, जम्मू एंड कश्मीर भी इंक्लूड, जहाँ पर ट्राइबल लोगों को हम लोग ऑटोनॉमी देना बहुत जरूरी है, लेकिन गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। सिर्फ 4 स्टेट को ही शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये 4 ही स्टेट ही आता है, अंडमान एंड निकोबार का भी कुछ एरिया है जहाँ शेड्यूल एरिया लागू होना चाहिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं और लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। और भी आपको कोई भी ऐसा एक्टिविस्ट जिसके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं कर रहा है, जिसके बारे में आपको कम इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में बताइए तो मैं लाऊंगा। तो मेरा अभी मिशन यही रह रहा है कि ऐसे लोगों के बारे में मैं आप लोगों को सामने लाऊं जिसके बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है या मेन स्ट्रीम मीडिया से उसे छुपा दिया गया, लेकिन असल में यही लोग है एक्टिविस्ट है जिसके बारे में हम लोग को जानना है, जो सही मुद्दा